हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में स्वागत करता हूं। ये मेरा 16वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने 15 लेक्चर और लिए हैं। जो स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो जाके पहले प्रीवियस क्लास देख लेंगे, जिससे इस क्लास में उनकी एक तारतम्यता बन जाएगी और वो क्लास में काफ़ी अच्छे से अपनी समझ विकसित कर पाएंगे। और जो इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं वो इस क्लास को कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो क्लासेस जाकर पीछे देखना पड़ेगा। बिना पीछे देखे आप इस क्लास को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको इसके पहले की क्लास में मैं बता रहा था कि एफपीआई और एफडीआई, एफडीआई और एफपीआई, इसको बताने से पहले जो है मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। जैसे हमारे देश की समस्या 1951 से हमें पूंजी की रही है, तो हम लोगों ने पहले घरेलू पूंजी का इस्तेमाल के बारे में सोचा, लेकिन हमारे पास घरेलू पूंजी को यूज करने का जो दो मशीन की ज़रूरत होती है, बैंकिंग और कंपनी, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं थे जो कि प्रॉपर तरीके में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने विदेशी पूंजी की ओर मुख किया, लेकिन उसमें दो तरीके थे विदेशी पूंजी को प्राप्त करने के। एक तो तरीका था एफडीआई का और दूसरा था ऋण का। तो हम इसलिए एफडीआई को नहीं पसंद किए, क्योंकि हमारे देश की जो नवजात कंपनियां थी, नवजात कारखाने थे, छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, अगर हम इनको अनुमति दे देते तो ये हमारे धंधों को, छोटे छोटे उद्योगों को नष्ट कर देते। तो इसलिए हम लोग ऋण की तरफ गए कि ऋण की पॉलिसी को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। तो हम लोगों ने ऋण लिया और उसके एवरेज में कारखाने लगाए और हम लोगों ने प्रयास किया। तो जो हमारा प्रयास था कमोबेश सफल हुआ। कुछ कमियों के कारण हम लोग असफल रहे और असफल होने के कारण 1991 में हमारी इकॉनमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई, जिसमें हम लोगों का जो विदेशी मुद्रा भंडार बचा था वो सिर्फ 11 से 15 दिन के आयात के लिए ही पर्याप्त था। हम लोगों ने फिर गोल्ड को गिरवी रखा और जिससे फिर लोन लिया, तब हम लोगों का एक आयात कर सके, जिससे हम अपने देश को थोड़ा सा बढ़ा सके। लेकिन अब हमको ये ज़रूरत थी कि हम अपने देश की पॉलिसी जो है, एक बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत थी। तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव साहब, और दूसरे थे वित्त मंत्री हमारे श्री मनमोहन सिंह जी, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और बहुत ही विजनरी। तो अब बात आई कि अब हमको क्या करना पड़ेगा। तो ये तय हो चुका था कि जो ऋण की पॉलिसी 1951 से 1991 तक चली आ रही थी, इसको अब हमको छोड़ना है। इसके बदले में हमारे पास क्या ऑप्शन थे, बल्कि ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ही तरीका था, वो था एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप व्यवहारिक भाषा में ऐसा ही समझें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेश में, जो कि उनकी भी समस्याएं मैंने बता रखी है कि क्या उस देश की समस्या थी, तो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर हमारे देश में निवेश करके, उत्पादन करके, और चूँकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है तो यहाँ पे ये असंतृप्त मार्केट है। ये सारी चीज़ें मैंने खूब अच्छे से बताई हैं। आप पीछे इसीलिए कह रहा हूँ कि पीछे जाके आप थोड़ा समझ लेंगे। मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ, चूँकि मैं सारी चीज़ें बेसिक इसका नहीं बता रहा हूँ, पीछे क्लासों में बहुत अच्छे से बताया हूँ। तो हुआ ये कि ये जब कंपनियाँ, एफडीआई है क्या? एफडीआई सीधा आप ये समझें कि कोई विदेशी कंपनी है, वो आके हमारे देश में आती है तो वो क्या लेके आएगी? डॉलर लेके आएगी। डॉलर चूँकि अमेरिका या कहीं भी आएगी, कहीं किसी देश से आएगी, तो चूँकि डॉलर ही सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन का हार्ड करेंसी माना जाता है, तो वो डॉलर लेके आएगी, या हम कहें हार्ड करेंसी लेके आएगी। हार्ड करेंसी लेके आएगी तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा आरबीआई का। तो हम उनको उस डॉलर या उस हार्ड करेंसी के एवरेज में रुपया देंगे और वो हमारे देश में आकर निवेश करेंगे। तो ये एक्चुअली वास्तविक निवेशक होते हैं। वास्तविक निवेशक का मतलब ये है कि ये आधारभूत संरचना में निवेश करते हैं, मशीनें लगाते हैं
और ऐसी चीज़ें, मतलब अस्थाई कार्य करके उत्पादन करते हैं। उत्पादन से जो एक लाभ होता है उसका एक हिस्सा हमारे यहाँ जो उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उनको चला जाता है, और एक हिस्सा हमारी देश में काम करने की वजह से टैक्स देना पड़ता है, और एक हिस्सा उनका अपना होता है। वो स्वेच्छा से चाहें तो यहाँ पे निवेश को बढ़ा सकते हैं, या वो अपना पैसा, अपना जो उनका लाभांश है उसको अपने देश में ले जाकर या कहीं भी ले जाकर निवेश कर सकते हैं। सीधा सा आप ये समझें कि एफडीआई जो है एक विदेशी कंपनियां हैं, वो भारत में आकर निवेश करना चाहती हैं। और दूसरा एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े। इनके पास ये कहीं पे कारखाना लगाकर उसमें इनका इंटरेस्ट नहीं होता है, बल्कि इनका इंटरेस्ट ये होता है कि मैं किसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा, जैसे शेयर खरीद लेना। जैसे ये कंपनी लगाने के लिए आते हैं और ये जो है कंपनियों में पैसा लगाते हैं, और ये कहीं पे कंपनी नहीं लगाते हैं या कहीं पे उत्पादन नहीं करते हैं। ये सिर्फ उस शेयर को खरीदते हैं और शेयर में ही निवेश करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़े साहूकार आप समझ लीजिए। ये सिर्फ पैसा लगाते हैं, पैसा लगा के उसका एक लाभांश जो मिलता है ये अपना लेते हैं। इनको जो मार्केट में लगता है कि मैं इस मार्केट में मुझे ज़्यादा लाभांश मिलेगा, ये उस मार्केट में चले जाते हैं। जैसे अमेरिका में इनको लगा कि बहुत अच्छी इस समय ग्रोथ चल रही है, जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं सब इनके फेवर में हैं, तो वहाँ पे चले जाते हैं। यदि इनको लगा कि यूरोपियन कंट्री में यदि अच्छे सिम्टम हैं, वहाँ की इकॉनमी ग्रो करने वाली है, तो वहाँ चले जाते हैं। यदि इनको लगा कि इंडियन मार्केट में इनका ग्रो होने वाला है, रुपया यानी कि जो इनका डॉलर है इंक्रीज़ करेगा, तो ये इंडियन मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन जब इनके लिए एक कंडीशन है कि इनको कहीं ना कहीं का मार्केट इन्हें ग्रोइंग दिखना चाहिए, ग्रोथ में जाते हुए दिखना चाहिए। इनको समस्या तब होती है जब वैश्विक स्तर पर मंदी आती है, तब इनको हर जगह से सिर्फ नकारात्मकता दिखने के कारण ये फिर मार्केट में ना जाकर ये गोल्ड में जाकर अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। तो इससे एक चीज़ निकलता ये है कि यदि आप ये देख रहे हो कि गोल्ड की कीमत बढ़ रही हो, तो इसका मतलब है कि हर जगह की मार्केट जो है नीचे जा रही है। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम पे हमारे यहाँ गोल्ड की प्राइस बढ़ रही थी, जबकि सारी गोल्ड की दुकानें बंद थी। तो गोल्ड खरीदने वाले एक्चुअली में हम और आप लोग नहीं हैं। हम और आप तो बहुत थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, ये लोग बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो एक्चुअली में कोरोना टाइम पे हर जगह हर मार्केट नीचे जा रही थी, इसलिए उस टाइम ये लोग गोल्ड में ही शिफ्ट कर रहे थे। तो गोल्ड में शिफ्ट होने का तात्पर्य इनका ये था कि ये अपने आप को सुरक्षित कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें अब बताता हूँ कि एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को जो है, पहले मैं एफडीआई बता देता हूँ। एफडीआई को अनुमति 1991 में, जब हमारी जो हमारे देश के बाउंड्री पर ये लगा था, क्या कहते हैं, बोर्ड लगा दिया गया था कि कोई भी विदेशी निवेशक को अनुमति नहीं है, यानी नो एफडीआई का बैनर लगा हुआ था। उसको अब हम लोग 1991 में छोड़ना हमारी मजबूरी हो गई थी। ठीक है, 1991 में हम लोगों ने नो एफडीआई को छोड़ के एफडीआई को अडॉप्ट कर लिया। हम लोगों ने 1991 में एफडीआई को अनुमति दे दी कि हमारे देश में आप आइए, निवेश करिए, उत्पादन करिए। यही हमारे पास भी एक ऑप्शन बचा था, और इन लोगों की भी बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताई है कि ये कितनी बड़ी परेशानी में फंसे हुए थे। ऐसा नहीं था कि हमारा ही देश जो है समस्या में था, बल्कि ये और भी बड़ी समस्या में फंसे थे। हमारा समस्या ये था कि हमें उत्पादन बढ़ाना था, ग्रोथ करना था। इनकी समस्या ये थी कि इनका अस्तित्व खत्म हो रहा था, इनको अस्तित्व की समस्या थी, यानी कि इनकी प्रॉब्लम हमसे बड़ी थी। अब आप समझें कि एफडीआई के पास क्या क्षमताएं होती हैं, यानी विदेशी कंपनियों के पास क्या क्षमताएं हैं। इनके पास सबसे बड़ी क्षमता ये है कि इनके पास पूंजी की कोई कमी नहीं है।
इनके पास पूंजी बहुत अच्छी मात्रा में है। और दूसरी क्षमता इनकी क्या है कि इनके यहाँ की तकनीक बहुत अच्छी है। तकनीक के पास बहुत क्षमता होती है कि कहीं भी डोमिनेट करने के लिए तकनीक ही मोर देन सफिशिएंट होती है। कैसे कि आप ये समझें कि तकनीक के पास क्षमता है कि ये आपके उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, और तकनीक के पास ये क्षमता है कि आपके लागत जो मूल्य आ रहा है उसको कम कर सकता है, और इसके पास ये क्षमता है कि उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकता है। यानी कि लागत मूल्य कम, गुणवत्ता ज़्यादा, ऐसी क्षमता तकनीक के पास होती है। और तीसरी इनके अंदर जो खूबसूरती है वो उद्यमी, ये बहुत अच्छे उद्यमी होते हैं, यानी ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। भारतीय बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं, यहाँ पे कुछ एक जो है वर्ग जो है अच्छे बिजनेसमैन हैं, जैसे सिंधी लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, पारसी लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, गुजराती लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ऐसे लोग, और कुछ पंजाबी अच्छे बिजनेसमैन होने लगे हैं, और कुछ जो आप तो अच्छे से जानते होंगे, कुछ ऐसे लोग ही हमारे यहाँ उद्यमी हैं। बाकी सब जो है आज बिजनेस शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि मैं एक ही दिन में करोड़पति हो जाऊं, इस चक्कर में उनका बिजनेस नहीं चल पाता है। आप एक चीज़ ये आप देख रहे हैं कि एफडीआई का इनका क्या पॉजिटिव पहलू है। अब इनको जब हम लोगों ने 1991 में अनुमति दे दी अपने देश में उत्पादन करने के लिए, तो इनके पास इतनी क्षमता होने के कारण ये हमारे देश की जो घिसी पिटी कंपनियां थी वो इनसे कंपीट कर पाएंगी, इनसे कंपीट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी कि कुछ हम लोग भी अच्छी स्थिति में आ गए थे, लेकिन इनकी स्थिति, हमारी स्थिति इनसे कंपीट करने की नहीं थी। तो हमारे लिए जो हमारी कंपनियां थी, इनके लिए भी मनमोहन सिंह ने कुछ अच्छे इनके लिए भी काम किए। जैसे इनसे कहा कि देखिए तकनीक तभी आती है जब आप तकनीकी कल्चर में रहें, तब आपके यहाँ तकनीक आएगी। आप एक अच्छे उद्यमी तभी होंगे जब आप एक अच्छे माहौल में रहेंगे, तब आप एक अच्छे उद्यमी हो सकते हैं। और पूंजी की रही बात, तो पूंजी हम आप लोगों को दिला सकते हैं। कैसे दिला सकते हैं? क्योंकि वैश्वीकरण इसी चीज़ की बात करता है कि फ्री मूवमेंट होना है। किस चीज़ का? पूंजी का। किसी भी देश में आराम से इधर से उधर जा सकता है बिना किसी रोक टोक के। किसी भी देश में किसी भी वस्तु को ले जा सकता है, सेवाओं को ले जाया जा सकता है बिना किसी रोक टोक के। वैश्वीकरण का मतलब यही, जो हम लोगों की परिकल्पना थी वो यही थी। तो वैश्वीकरण जब इस चीज़ की आज़ादी देता है कि कैपिटल का बिना रोक टोक फ्लो होगा, तो 1992 में मनमोहन सिंह जी ने जो है एफपीआई की नीति अपनाई कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को जो है अनुमति मिल गई कि भारतीय बाज़ार में वो निवेश कर सकते हैं। 1992 से पहले भारतीय बाज़ार में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई को अनुमति नहीं थी कि हमारे यहाँ वो निवेश कर सकें। अब हमारे पास पूंजी की अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको, चूँकि बहुत बेसिक है, ऐसी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा कि एफपीआई यानी कि विदेश से हम पूंजी कैसे ला सकते हैं। ऐसे सिंपली जैसे हमारा क्या होता है कि यदि हमें, मान लीजिए हम कोई कंपनी है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए XYZ कोई कंपनी है, ठीक है। अगर इसको पूंजी इकट्ठा करना हो भारत देश में, तो इसके लिए क्या है कि ये जो है अपने शेयर को जारी करता है, शेयर को जारी करेगा। ये है इसका प्राथमिक बाजार, ठीक है। प्राथमिक बाजार में ही पहली बार कंपनी जो है अपने शेयर को जारी करती है, और उसके एवरेज में जो पैसा मिलता है वो कंपनी को मिलता है। जो शेयर मार्केट से पैसा मिलता है वो कंपनी को नहीं मिलता है, बल्कि वहाँ पे जो खरीद बिक्री होती है पब्लिक टू पब्लिक होती है। पब्लिक ही बेचता है, पब्लिक ही खरीदता है, वो पैसा पब्लिक टू पब्लिक रहता है। जो प्राथमिक बाजार से पहली बार कलेक्ट होता है पैसा, वो कंपनी को मिलता है, और कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीन या उत्पादन में लगाती है, ठीक है। यानी कि प्राथमिक बाजार में जो है, प्राथमिक बाजार में शेयर का पहली बार शेयर जो है ऑफर करती है कंपनी पब्लिक के लिए। तो पब्लिक इसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन चूंकि विदेशी हैं ये एफपीआई,
तो इनसे हमारी कंपनी ऐसे जाके शेयर निकाल के ऐसे नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे रुपया नहीं चलता है। ठीक है, हमारे यहाँ रुपया चलता है, यहाँ पे रुपया नहीं चलता है। तो इसका क्या प्रोसेस है मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा समय मिटा दो तब। अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे एफपीआई से यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से भारतीय कंपनी कैसे पैसा ले सकती है। ऐसे डायरेक्ट ये पैसा नहीं देते हैं, डायरेक्ट ये, चूँकि इनके यहाँ डॉलर चलता है या किसी हार्ड करेंसी में करेंगे, लेकिन अपने यहाँ रुपया चलता है। ये रुपया को नहीं समझते हैं, ये डॉलर की ही भाषा समझते हैं या हार्ड करेंसी की भाषा समझते हैं। अब देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम अमेरिकन मार्केट से पैसा उठाने के लिए जा रहे हैं, हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। ऐसे सारे देशों से हो सकता है, लेकिन मैं अमेरिका, चूँकि ये मेन देश है फाइनेंशियली, यही इसी देश का वर्चस्व है, तो मैं इसी को एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये भारतीय कंपनी है, XYZ कोई कंपनी, ठीक है। इसने अपना शेयर जारी किया, अपना शेयर जारी किया, अपना शेयर इसने जारी किया। XYZ कोई कंपनी है, इसने अपना शेयर जारी किया। तो इसके शेयर को डायरेक्ट एफपीआई नहीं खरीदता है ये, बल्कि शेयर जारी करेगा तो अमेरिका में किसके पास अपना शेयर जमा करेगा पता है? ये अपना शेयर जाके जमा करेगा फेडरल रिजर्व बैंक में। फेडरल यानी कि वहाँ की केंद्रीय बैंक में, फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक में जाके जमा करेगा। ठीक, यानी कि XYZ कोई कंपनी है, ये अपने शेयर को जारी करता है किसके लिए? पूंजी इकट्ठा करना है इसको। कहाँ की पूंजी? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से, यानी विदेशी पूंजी इकट्ठा करना है। तो ये क्या करेगा? शेयर जारी करेगा। ये अपने शेयर को जाके अमेरिकन जो केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक में जाके अपने शेयर को जमा कर देगा। तो अब यहाँ जो ये बैंक है ये ADR जारी करेगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, ADR जारी करेगा। ADR कौन खरीदेगा? ये एफपीआई वाले अब खरीदेंगे इसको, क्योंकि अब ये डॉलर में हो चुका है, अब ये रुपए में नहीं रहा। देखिए फिर समझ लीजिए, XYZ कोई भारतीय कंपनी है, ये इसको एफपीआई से पूंजी इकट्ठा करना है। तो ये क्या करता है कि अपने शेयर जारी करता है। शेयर किसको ले जाके देगा? इनको नहीं देगा, ये इसको नहीं समझते हैं। ये क्या करेंगे? फेडरल रिजर्व बैंक में ले जाके जमा करेंगे, अमेरिका की जो केंद्रीय बैंक है। तो अमेरिका केंद्रीय बैंक जो है ADR जारी करता है। ADR का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ADR जारी करेगा, अब इसको एफपीआई वाले खरीद लेंगे। ठीक है, एफपीआई अब ये खरीद लिए, लेकिन ये जो खरीद बिक्री हो रही है ये कैसी प्रकृति का है? प्राथमिक बाजार प्रकृति का। ये एक शेयर बाजार प्रकृति का नहीं है, ये प्राथमिक बाजार की प्रकृति का है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो IPO जारी होता है वो प्राथमिक बाजार में होता है, उसी तरह ये फेडरल रिजर्व बैंक जो है जो जारी करता है ADR और एफपीआई वाले इसको खरीदते हैं, तो ये प्राथमिक बाजार की प्रकृति का होता है। अब देखिए एफपीआई इनको क्या देगा? एफपीआई इनको दे दिया डॉलर। ठीक है, एफपीआई ने ADR के एवरेज में डॉलर दे दिया। अब फेडरल रिजर्व बैंक अब आपको सीधा नहीं देगा, क्योंकि आपके लिए डॉलर की कोई वैल्यू नहीं है, देश के भीतर डॉलर नहीं चलता है। तो ये फेडरल रिजर्व बैंक क्या करेगी? ये दे देगी RBI को। RBI को जितना डॉलर मिला है ये डॉलर इसको मिल जाएगा। अब RBI क्या करेगी? इस कंपनी को इस शेयर के एवरेज में रुपया दे देगी। ठीक है, अब इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा, यानी कि ये कंपनी लेके अपना उत्पादन काम करेगी। लेकिन वही कंडीशन इनके साथ भी रहेगा कि यदि आपने ये ADR के एवरेज में डॉलर दिया, डॉलर से यहाँ इसको आ गया, अब ये इसके पैसे को यानी इसकी मुद्रा को तभी वापस करेगी जब ये कंपनी कभी बंद होने की स्थिति में आएगी। जब 500 साल, 100 साल, 10 साल, 20 साल जब बंद होगी ये कंपनी, तभी अब ये रुपया इसको वापस होगा। लेकिन आप मुझे बताएं, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, लेकिन जो इसका लाभांश आएगा, जैसे कंपनी कमाएगी जो,
तो इसके एक हिस्से जो लाभांश होगा, लाभांश कंपलसरी पेमेंट नहीं है, मैंने आपको इसके पहले खूब अच्छे से बैंकिंग कॉन्सेप्ट में बताया। जो लाभांश आएगा, लाभांश का एक हिस्सा इनके पास जाएगा, इसलिए जाएगा कि इन्होंने इस कंपनी में जो है अपना पैसा लगाया है, तो जो लाभांश आएगा वो इनको जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये सोचें कि जितना पैसा मैंने लगाया है इस कंपनी में, अब सारा पैसा मैं ले लूं तो ये कंपनी अब इनको नहीं देगी। कंपनी कब देगी? जब कंपनी बंद हो जाएगी। आप मुझे बताएं क्या, और कंपलसरी पेमेंट भी नहीं है लाभांश, लाभांश होगा तब मिलेगा, लाभांश नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे बताएं कि आप एफपीआई के होते तो क्या आप पैसा लगाते ऐसे कंडीशन में? कोई भी नहीं लगाएगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि इनकी लोशीलता बनी रहे, यानी कि ये जब चाहें पैसा ले सकें। यानी कि आदमी पैसा कमाता किस लिए है कि यदि उसके सुख दुख में वो पैसा काम ना आए तो उस पैसे का क्या महत्व है। तो इनके साथ भी वही है, इनको जब चाहें तब ये पैसा नहीं मिल सकता है तो उस पैसे का क्या महत्व है। तो वो ये देखें कंपनी कब बंद होगी, उससे अच्छा है कि ये कुछ करें ही ना। आप खुद समझें। तो इनकी लोशीलता बनी रहे, इनको जब चाहें पैसा मिल सके, लिक्विडिटी की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए फिर एक जो है 1992 में ही शेयर मार्केट में जो है इन शेयर मार्केट को भी इनके लिए खोला गया। जो भारतीय शेयर मार्केट थी 1992 में इनके लिए खोला गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए शेयर मार्केट को भी खोल दिया गया, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि आपको ये लगता होगा कि शेयर मार्केट इनके लिए क्यों खोला गया है। तो भाई ये पैसा अगर लगा रहे हैं आपके लिए तो इनके पैसे की भी लोशीलता बनी रहे, इसलिए आपको शेयर मार्केट खोलना पड़ेगा इनके लिए। यदि इनके लिए आप शेयर मार्केट नहीं खोलेंगे तो ये पैसा क्यों लगाएंगे, इतने बड़े बुद्धू तो हैं नहीं ये। तो यानी कि अब इनको जो पैसा का लेन देन है, इन्होंने पैसा एक बार लगा दिया, अब इनको यदि पैसे की ज़रूरत होगी तो ये कहाँ जाएंगे? फेडरल रिजर्व बैंक जाएंगे कि कंपनी के पास जाएंगे? ये कहीं नहीं जाएंगे, ये जाएंगे अब सेकेंडरी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में, जो कि 1992 में ये अब जाएंगे शेयर मार्केट में। आपको मैं इतने डिटेल में समझा रहा हूँ कि आपका एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनको पैसा मिलता है। शेयर मार्केट में अब जाएंगे, अब शेयर मार्केट में ही इनको जो कुछ करना है वो करना है। अब ये इतने बड़े पैसे वाले हैं, जैसे हमारे आपके लेने से शेयर मार्केट फ्लक्चुएट नहीं करता है, ना शेयर मार्केट उठता है ना बैठता है, क्योंकि हम लोग 150 शेयर खरीदते हैं। लेकिन ये खरीदते हैं तो इतनी बड़ी मात्रा में खरीदते हैं कि शेयर मार्केट फ्लक्चुएट करने लगता है, बढ़ने घटने लगता है। आप सोचें कि ये जब से इन लोगों को शेयर मार्केट में अनुमति दे दी गई तब से शेयर मार्केट फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर उठ गया, कभी नीचे गिर गया, कभी बहुत बढ़ गया, कभी नीचे घट गया, कभी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ये समझिए कैसे, जैसे जब इन्होंने यहाँ पैसा लगाया भारतीय मार्केट को, ये देखे कि यहाँ का इंडिकेशन अच्छा है, ये मार्केट आगे जाने वाली है, ग्रो करने वाली है, तो इन्होंने पैसा लगाया। और ये पैसा लगाते हैं डॉलर मिला के, तो हमारा आरबीआई में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया। लेकिन इनको 2 दिन में पता चला कि अमेरिकन मार्केट बढ़ने वाली है, तो यहाँ से पैसा निकाल के अमेरिकन मार्केट चले गए। अमेरिकन मार्केट जब जाएंगे तो यहाँ से डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार हमारा घट जाएगा। यानी कि इन्होंने पूरे मार्केट को ही अस्थिर कर दिया है, हमारी पूरी इकॉनमी को जो है अस्थिर कर दिया है। ये हमारे लिए बड़ा दुखद है। लेकिन आप सोचें कि यदि इनकी पूंजी को हम यूज कर रहे हैं तो लोशीलता बनाना पड़ेगा। लोशीलता बनाए रखने के लिए इनको हमको शेयर मार्केट में जगह देना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इनको शेयर मार्केट में क्यों जगह दिया गया। शेयर मार्केट में इनको जगह नहीं दिया जाएगा तो ये जो है अपना पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप सोचें कि अब ये गलत तरीके से भी ऊपर नीचे ये लोग करा सकते हैं शेयर मार्केट को। जैसे आपने सुना होगा मेहता, हर्षल मेहता जो है किस तरह से पूरा स्कैम किए, तो इस तरह से ये बहुत सारे स्कैम भी होते रहते हैं इसमें। तो इसीलिए जो है 1992 में ही एक ऐसी संस्था बनाई गई
कि जो इन सारी चीज़ों की निगरानी करे कि शेयर मार्केट में कोई गलत तरीके से तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, गलत तरीके से तो खरीद बिक्री नहीं कर रहा है। इसके लिए सेबी की स्थापना हुई 1992 में। सेबी, ठीक है। सेबी का कार्य यह है कि हर ट्रांजैक्शन पे उसकी नज़र होती है, लेकिन जब वो ट्रांजैक्शन को देखती है कि कोई शेयर बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई स्कैम कर सकते हैं, ज़बरदस्ती उसको बढ़ा रहे हैं। चूँकि ये बहुत बड़े लोग होते हैं, ये छोटा मोटा नहीं, बहुत खरीदते हैं तो फिर खरीदने का दौर चलने लगता है, पूरी तरह से बुल हो जाता है। और जब बेचते हैं तो पूरी तरह से बियर यानी कि बिकवाली का दौर शुरू हो जाता है। तो अब इसमें समझिए, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि कैसे ये शेयर मार्केट को बहुत बड़े स्कैम कर सकते थे अगर सेबी नहीं बैठा होता। सेबी हमारे पैसे को सुरक्षित करता है शेयर मार्केट में, लेकिन जब सही प्रैक्टिस हो रही होती है तब भी अनुमानों के कारण जो है शेयर मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े एफपीआई वाले हैं, बड़े बड़े निवेशक हैं, ये कैसे मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि अडानी ग्रुप है, इन्होंने तकरीबन 43,000 करोड़ 43,000 करोड़ 43,000 करोड़ रुपया जो है इन्होंने दिया एफपीआई को, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को, और वो उसके माध्यम से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इनके ही शेयर को यानी अडानी ग्रुप के शेयर को खरीदना शुरू किए तो बहुत तेज़ी से शेयर इनका भागने लगा ऊपर। तो सेबी ने चूंकि नज़र इनके ऊपर बनाए रखा, तो सेबी ने इनके जो है इस प्रैक्टिस को गलत मानते हुए इनके ट्रांजैक्शन को रोक दिया। अब इसकी खरीद बिक्री फिर इनके साथ में अब जो उसका लीगल प्रोसेस है वो सारी चीज़ें होंगी। खैर, शेयर मार्केट को प्रभावित करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय कारक मैं आपको बता रहा था, शेयर मार्केट को प्रभावित करने वाले कारक मैंने 3 बताए थे आपको। एक आर्थिक कारक, उसको डिटेल में बताया था, एक अनुमानित कारक, और तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय कारक है यही है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, और ख़रीदते हैं तो खरीदते ही हैं, और लेकिन ये अस्थिर बना देते हैं, मार्केट को पूरी तरह से अस्थिर रहते हैं, फ्लक्चुएट करती रहती है ऊपर नीचे। जब ये खरीदते हैं तो बढ़ता है, जब जाने लगते हैं तो पूरी तरह से नीचे बैठ जाता है। मैं आगे बताता हूँ, पहले इसको मैं साफ कर देता हूँ। जब ये कंपनियाँ अमेरिकन मार्केट से पैसा इकट्ठा करती हैं, पूंजी इकट्ठा करती हैं, तो उन्हें एडीआर कहते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। लेकिन जब ये यूरोपियन मार्केट से जाके रिसीव करती हैं पूंजी को, तो उसको कहते हैं जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यदि ये कंपनियां भारत में आकर रिसीव करती, भारत की पूंजी को लेने के लिए आती, हालांकि अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो उसको कहते आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, लेकिन अभी तक इसकी कोई मांग नहीं किया है। ठीक है, मैं इसके आगे आपको बताता हूँ कि एफडीआई और एफपीआई की मैं तुलना करता हूँ कि इनके पास क्या क्षमता है और क्या हमारे लिए फ़ायदा नुकसान है, और एफपीआई के लिए, दोनों के बारे में तुलनात्मक देख लें कि इनकी तुलना कैसे है। एफडीआई और एफपीआई, इनके बारे में आप जानें। देखिए, एफडीआई कब आया? 1991 में, ठीक है, और एफपीआई कब आया? 1992 में, ठीक है। ये क्या लेके आते हैं? विदेशी पूंजी लेकर आते हैं, विदेशी पूंजी, ठीक है। कॉपी में इसको थोड़ा सा लिख लें, जिससे आप जब कभी एक सरसरी नज़र में देखेंगे तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है अभी, वो सारी चीज़ें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। और दूसरा क्या है, एफपीआई भी विदेशी पूंजी लेकर आते हैं, ये भी विदेशी पूंजी। ये वास्तविक निवेशक होते हैं, वास्तविक निवेशक से मतलब क्या है? ये जो पूंजी लेके आते हैं उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, आधारभूत संरचना बनाते हैं,
तब ये मतलब कि ये ऐसी चीज़ों में निवेश करते हैं, उसके बाद ये उत्पादन करते हैं, तो ये वास्तविक निवेशक होते हैं। ये कैसे निवेशक होते हैं? ये होते हैं वित्तीय निवेशक, ये सिर्फ पैसा लगाते हैं, ठीक है, ये वित्तीय निवेशक होते हैं। ये और सारी चीज़ें नहीं करते हैं, ये सिर्फ पैसा लगा देते हैं। जब तक इनको लगेगा कि मेरा फ़ायदा है तब तक ये पैसा लगा के रखते हैं, अदरवाइज ये अपना पैसा निकाल कर चले जाते हैं। और तीसरा, इनके आने से क्या होता है, ये साथ में अपने लेके आते हैं नंबर 1 तकनीक, नंबर बी जो है पूंजी लेकर आते हैं, और ये उद्यमशीलता लेकर आते हैं, उद्यमी, ठीक है। और ये क्या करके आते हैं? सिर्फ पूंजी लेकर आते हैं, और इनके पास कुछ भी नहीं रहता है, ये सिर्फ पूंजी लेकर आते हैं। और ये जो है तकनीक लेके आते हैं, पूंजी लेके आते हैं, और ये उद्यमी होते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साफ करूं। ये जो है चौथा, ये स्थिर होते हैं। ये मतलब आधारभूत संरचना में निवेश करते हैं, उत्पादन करने के लिए आते हैं, तो ये कभी भी नहीं जा सकते हैं, इनकी लिमिटेशन है। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद ये जब चाहे तब भाग नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते, क्योंकि भाग के जाएंगे तो इनका सारा चीज़ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आधारभूत संरचना को तो ये साथ में लेके जाएंगे नहीं, तो वो सारे निवेश इनके खराब हो जाएंगे। वो सिर्फ उसी देश में काम आएंगे जिस देश में वो रहेगा। जैसे अभी आप सोचें कि वोडाफोन जैसे कंपनी है, वो बहुत नुकसान में चल रही है। अगर वो सोचे कि हम चले जाएं तो उसके चले जाने से तो वो चली जाए, लेकिन वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इसी देश में रह जाएगा। तो इसलिए ऐसी कंपनियां जा नहीं सकती हैं, ठीक है। तो ये स्थिर होती हैं, और ये जो है अस्थिर होती हैं, ये कभी भी जा सकती हैं, क्योंकि इनको सिर्फ 2 बटन दबाना है। आज भारतीय मार्केट में है, यहाँ से बेचें, और अमेरिकन मार्केट में जाके खरीदें। यहाँ से एक बटन बेचने का, वहाँ से दूसरा बटन खरीदने का। तो इनको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये बड़े अस्थिर होते हैं, ये कभी रहते हैं और कभी चले जा सकते हैं। ये सुबह हैं, दोपहर में चले जाएं, जैसे मार्केट खुले दोपहर में चले जाएं, मार्केट बंद होने से 5 मिनट पहले चले जाएं, ये कभी भी जा सकते हैं। ये बड़े अस्थिर रहते हैं, ये पूरे मार्केट को अस्थिर बना के रखते हैं, ठीक है। इनकी जो कैपिटल है उसको कहते हैं हॉट मनी, हॉट मनी, हॉट मनी, ठीक है। अब मैं आपको ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अमेरिकन अर्थव्यवस्था से रिलेट करती है। मैं थोड़ा सा आपको अमेरिकन अर्थव्यवस्था के बारे में समझाता हूँ, और 1 मिनट में एफपीआई के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। एफपीआई एक्चुअली में करता क्या है? एफपीआई जो है ये सारी मार्केट के ऊपर नज़र बना के रखता है। यूरोपियन मार्केट हो गया, अमेरिकन मार्केट हो गया, इंडियन मार्केट हो गया। जिस मार्केट में इसको लगता है कि मेरा फ़ायदा होगा, वो उसी तरफ जाके अपने कैपिटल के साथ उधर ही शिफ्ट कर जाता है, जिससे अस्थिरता बनी रहती है। और ये जो है कहीं भी जब सारी मार्केटें इनकी नुकसान की होने लगती है, यानी कि वैश्विक मंदी आने लगती है, तब इनके लिए समस्या होती है, तब ये फिर गोल्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। मैं आपको ले चलता हूँ अमेरिकन इकॉनमी की तरफ, जो कि मूल चीज़ है। वही समझिए पूरे विश्व को डील करने वाला जो देश है वो अमेरिकन इकॉनमी है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। अमेरिकन अर्थव्यवस्था के बारे में हम आपको बताते हैं। अमेरिका कहता है कि जो मैं कहता हूँ वो आप करें, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो आप ना करें। डू व्हाट आई से एंड नॉट व्हाट आई डू, ठीक है। तो इसमें अमेरिका की यदि अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तो पूरी दुनिया जो है प्रभावित हो जाती है। कैसे प्रभावित होती है, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आपको लिंक करता हूँ। जैसे अमेरिका के बारे में आप ये जान लें कि अमेरिका
डेली यूज की चीज़ें बहुत कम ही बनाता है। जैसे आपने कम ही सुना होगा कि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग जो है, कोई टीवी हो, कोई फ्रिज हो, कोई कूलर हो, कोई एसी हो, ऐसी चीज़ें अमेरिका नहीं बनाता है। अमेरिका का कहना है कि संसाधन सीमित हैं और सबके लिए जो है, जो जितने देश हैं उन सब के पास संसाधन सीमित मात्रा में हैं, तो उनका आप कितना बेहतर यूज कर सकते हैं, उससे आपका देश उतना ही तरक्की पर और उतना ही शक्तिशाली आपके सामने बनकर उभरता है। उसी नक्शे कदम पर अमेरिका कैसे कार्य करता है। अमेरिका को आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि वो डेली यूज की चीज़ें बनाता हो, जैसे टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, ऐसी बहुत कम ही मात्रा में चीज़ें बनाता है। जैसे आप देखते होंगे कि एप्पल आईफोन बनाता है, तो वो एक बिरला ही है, बहुत कम ऐसी चीज़ें वो बनाता है। वो मेनली बनाता है वार गुड्स, लड़ाई के सामान बनाता है, ठीक है। और दूसरा वो R&D करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये दो चीज़ें वो मेनली करता है और वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है। देखिए, वार गुड्स बनाने से अमेरिका को फ़ायदा ये होता है कि एक तो बहुत बड़ी मात्रा में इसको पूंजी मिलती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत महंगी बिकती हैं विदेशी मार्केट में, क्योंकि हर व्यक्ति को ज़रूरत है। और ये अस्थिरता फैला के रखता है, ये कभी नहीं चाहता है कि आप वार बंद हो, लड़ाई बंद हो। ये हमेशा आप ये समझें कि ये जहाँ भी जाएगा ये चाहेगा कि लड़ाई हो। किस लिए लड़ाई हो? क्योंकि ये वार गुड्स ही बनाता है। वार गुड्स की डिमांड तब होगी जब कहीं अस्थिरता हो, युद्ध चल रहा हो, युद्ध चलेगा तब इसको प्रॉफिट होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि ये कहीं इसका बात हो ना हो, लेकिन ये वहाँ पे दखल देने पहुँच जाता है और वहाँ पे अस्थिरता बना के रखता है। लोगों को लगता है कि वह शांत करने सारी चीज़ें आया है, लेकिन वो शांत नहीं। क्योंकि आप खुद सोचें कि वार गुड्स यदि बना रहा है तो उसकी खपत कैसे होगी। खपत तभी हो सकती है जब वार कहीं चल रहा हो, लोग उसकी डिमांड कर रहे हों। अब आप समझें कि वार गुड्स बनाने से एक बड़ी पूंजी इसको मिलती है और दूसरा ये होता है कि चूँकि ये इस चीज़ को बना रहा है तो ये खुद भी बहुत शक्तिशाली होता है, तो किसी को इसकी आंख दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होगी और एक बहुत बड़ी पूंजी भी इसके पास आती है। और ये कभी भी छोटी चीज़ें जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीज़ें आयात करता है। कहाँ से? 40% ऐसी चीज़ों का आयात ये जो है जापान से करता है और चाइना से करता है, जापान से करता है, चीन से करता है, चाइना से करता है और ये यूरोपियन यूनियन से करता है। ऐसी जगहों से ये डेली यूज की सामानों का जो है आयात कर लेता है। ये अपने यहाँ नहीं बनाता है, क्योंकि इसका मानना है कि संसाधन सीमित है, उसका सही दोहन कीजिए जिससे आप शक्तिशाली भी रहेंगे और एक अच्छा रेवेन्यू भी आएगा। तो उसी कड़ी में ये लोग जो है वार गुड्स बनाते हैं। दूसरा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे नए नए संसाधन बनाएंगे तो उसका नया नया जो है अच्छा अच्छा रेट मिलेगा और देश शक्तिशाली भी रहेगा। इसलिए इन दोनों चीज़ों पे इनका विशेष महत्व रहता है। अब आप समझें कि जैसे अमेरिकन मार्केट यदि कभी डाउन होती है तो किस तरह से अन्य देश प्रभावित होते हैं। अब आप समझें कि जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की मार्केट डाउन हो गई। अमेरिका के मार्केट में डाउन होने का मतलब कि वहाँ पे डिमांड की कमी हो गई। तो डिमांड की कमी कैसे होगी? यदि मान लीजिए यहाँ पे डिमांड की कमी हो गई, मंदी आ गई, मांग की कमी मैं लिख देता हूँ, मांग की कमी हो गई, तो अब इससे प्रभावित होने वाले देश कौन कौन से होंगे? भाई, जापान से आता है, चाइना से आता है, यूरोपियन यूनियन से आता है, ये सारे देश प्रभावित हो जाएंगे। इनकी समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि ये आप समझिए कि जापान में जैसे मान लीजिए ये 40% उत्पादन, इतना सरप्लस है उत्पादन का, अगर इनकी डिमांड 40% अमेरिका ही मंगाता है, अमेरिका यदि बंद कर दे इनकी डिमांड मंगाना तो ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद इनका सरप्लस, ये इतनी बुरी स्थिति में आ जाएंगे कि ये कहाँ जाएं और कहाँ डूब जाएं, इनको इनके सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, ये पूरा देश कोलैप्स कर जाएगा। चाइना के साथ भी वही है।
और यूरोपियन कंट्री के साथ भी यही है कि उनको यदि अभी ये मार्केट बंद हो जाए अमेरिकन मार्केट, तो वो इस तरह से प्रभावित होंगे, मांग की कमी हो जाए तो। और सारे देशों से भी इसका जो है सीधा लिंक है, तो वो देश भी प्रभावित होंगे। अब इस चीज़ के बारे में मैंने प्रीवियस में भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब आप देखें कि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि भारत का, इंडिया का चाइना से जो व्यापार है वो तकरीबन 84 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। और अमेरिका का चाइना से तकरीबन 350 बिलियन डॉलर का है, 350 बिलियन डॉलर का, कुछ ऊपर नीचे होगा, ठीक है। इंडिया और चाइना का 84 बिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत निर्यात करता है 14 बिलियन डॉलर के आसपास है। 14 बिलियन डॉलर निर्यात करता है और आयात करता है तकरीबन 70 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। 70 बिलियन डॉलर आयात करता है और 14 बिलियन डॉलर निर्यात करता है। यानी कि व्यापारिक घाटा इसको कितना हो गया, तकरीबन 56 बिलियन डॉलर का इसको व्यापार घाटा लगातार होता है चाइना से। तो इस तरह से ये आप समझें कि किस तरह से प्रभावित होता है। अगर अमेरिकन मार्केट नीचे चली जाएगी तो सारे देश सर से लेकर पैर तक सभी प्रभावित होंगे। अब यहाँ पे मांग घट जाएगी, चाइना आप देख रहे हैं 350 बिलियन डॉलर का सरप्लस हो जाएगा, चाइना बिल्कुल नीचे डाउन हो जाएगा, बहुत बड़ा। आप सोचिए कि भारत का सिर्फ 84 बिलियन डॉलर का है और इसका 350 बिलियन डॉलर का है। चाइना कहाँ चला जाएगा, चाइना डूबने लगेगा। यूरोपियन कंट्री का भी ऐसे ही व्यापार है, ये भी डूबने लगेगा। जापान से ऐसे ही सारे देश इस कंडीशन में आ जाएंगे, सारे देश बहुत प्रभावित होंगे। बहुत सारे पहलू और भी हैं, मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ काफ़ी आप लोग कंफर्टेबल हो गए होंगे, काफ़ी धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं धीरे धीरे ऐसे आपको समझाता चलूँगा। यदि आपको मेरा ये क्लास अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना और मेरा ये मेहनत आपको कुछ काम आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे लोगों के पास भेजें जिनको ये क्लास की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।